कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब कि हम आपको पवित्र निर्मल बना सकें। बेटा, हम पवित्र निर्मल इसलिए कहते हैं कि जो समय का सदुपयोग होता है वो सिर्फ पवित्र और निर्मलता में होता है, और समय का दुरुपयोग होता है कठोरता में, अपनी अपनी चलाने में, बिना सोचे समझे काम करने में, बिना सोचे समझे बोलने में। इससे बाद में लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। हमारे बच्चे और हम टाइम वेस्ट ना करें, इसी पवित्र उद्देश्य के साथ में 19 दिसंबर कक्षा 9वीं हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत नया पाठ प्रारंभ करते हैं, मेघ आई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस पाठ को लिखा है, इसकी कविताएं लिखी हैं और पृष्ठ क्रमांक 127 पर। इसका सारांश पहले हम देखेंगे वास्तव में यह क्या है। तो इसके लिए हम समझते हैं, संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद, जिससे अपनी बेटी का या बहन का विवाह हुआ हो, बेटी का विवाह, वो दामाद कहलाता है, अतिथि से की गई है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। उल्लास, आनंद, सुख अतिथि के सत्कार में जब होता है तभी जीवन में आनंद आता है। उसी आनंद को यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं। पहले प्रारंभ की 4 पंक्तियाँ, तो मेघ आए बन ठन के सवर के। बन ठन के मतलब तैयार होकर के, अपने आप को व्यवस्थित करके, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी हेयर स्टाइल के साथ, साफ सुथरे, सब बन ठन के सवर के। सवर के मतलब जो है उसको और अधिक। देखो, बनना क्या कहलाता है? अच्छे कपड़े पहन लेना, महंगे कपड़े पहन लेना। संवर के होता है साफ सुथरे, अच्छी हेयर स्टाइल, कहीं कोई प्रेस ना हो, प्रेस मतलब सब अच्छी कीमती चीज, और उसके बाद उसको आकर्षक बनाना। कीमती चीज होना बनना, और उसको आकर्षक बनाना संवरना। हेयर स्टाइल अच्छी करना ये बनना, और उसको बहुत सूक्ष्मता के साथ, कहीं कोई एक बाल ऐसा न रह जाए, वो आकर्षक हो जाए, वो संवरना। मेघ अर्थात बादल क्या है? बन ठन के आए हैं मेघ बादल। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे जब कोई बादल वर्षा से पूर्व जब आते हैं, घुमड़ाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान आ गया हो बन संवर के। और कैसा है? बादलों के आने से पहले क्या होता है? हवा चलने लगती है। बयार का अर्थ है क्या? हवा। बयार का अर्थ क्या है? हवा। हवा चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली। कोई अतिथि आता है तो लोग, ग्रामीण परिवेश में आज भी महत्व है, लोग देखना चाहते हैं कौन आया है, कहाँ से है, किसके यहाँ मेहमान आए हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं आकर्षण भी है, और एक दूसरे की प्रति मतलब चिंता का भाव भी है कि उनके यहाँ कौन आया है, अच्छा हो गया तो, बुरा हो गया तो, ये सारी चीजें दिमाग में रखते हैं। तो दरवाजे खिड़कियां खुलते तभी तो कोई देखेगा। तो ऐसे हवा चलती है तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ऐसा लगता है जैसे पाहुन का अर्थ है अतिथि। पाहुन का अर्थ क्या है? अतिथि, गेस्ट, दामाद। तो पाहुन का सीधा शाब्दिक अर्थ है अतिथि, गेस्ट, है ना। तो वह आए हों कहाँ? गांव में आए हों शहर के। शहर का आदमी कितने ही शब्दों का जमा खर्च करे, अच्छी अंग्रेजी बोले, अच्छे कपड़े पहने, अपने आप में तो वीआईपी हो जाता है। कई बार गांव के लोगों की नज़र में वीआईपी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः जैसे कपड़े हम घरों में पहनते हैं शहर में, गांव में यदि वो कपड़े पहन के जाए तो उनके लिए तो नए ही हैं। और यदि गांव शहर का व्यक्ति सज संवर के चला जाए, इसका सीधा अर्थ है कि गांव के लिए तो वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसलिए कहा गया हो कि गांव में शहर के मेहमान आ गए हों, ऐसा लग रहा है। प्रकृति की गोद में, प्रकृति के वातावरण में मेघों का आना अर्थात बादलों का गहराना, ये दृश्य एक अतिथि की दृष्टि को मानवीकरण रूप में कहा गया है। मानवीकरण कहाँ क्या अलंकार होता है बेटा? जब क्या होता है? मनुष्य जैसा व्यवहार प्रकृति से कराया जाए, निर्जीव वस्तुओं से कराया जाए। इसके आगे है, पेड़ झुक झांकने लगी गर्दन उचकाए, और आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके। पेड़ क्या होता है कि जब हवा चलती है तो पेड़ की स्थिति है, देखो कोई किसी को अपन को देखना तो ऐसा देखते हैं, कैसा? ऐसा देखते हैं यदि अपनी ऊंचाई। ऐसे ही पेड़, हवा जब चलती है ना तो हवा से पेड़ ऐसे ऐसे होते हैं।
तो ऐसे इसके लिए कहा गया है पेड़ झुक, कुछ झुकते हैं ऊपर, झांकने लगते हैं। तो पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, उचकाए मतलब थोड़ा उठा करके, ये देशज भाषा का शब्द है, उचकाए शब्द है ना। कौन सी भाषा का शब्द? देशज भाषा का शब्द। आंधी चली धूल भागी, जब हवा चलती है और तेज हवा चलती है तो आंधी हो जाती है, उससे कूड़ा करकट आदि भी क्या होता है, पेड़ पौधे आदि भी गिरने टूटने लगते हैं। तो आंधी चली, बहुत तीव्र हवा को आंधी कहते हैं। धूल भागी, उससे क्या होता है, धूल भी क्या होती है, उड़ने लगती है। कई बार बेटा आंधी चलती है तो आंधी बहुत तेज चलती है तो क्या होता है, धूल आदि ऐसे ऐसे चक्र से बन जाते हैं, बहुत तेज हवा चलती है। तो उसे कह दिया है जैसे कोई बिटिया कोई घाघरा उठा करके, एक प्रकार का ये पहनावा होता है घाघरा जो स्कर्ट टाइप का होता है, तो ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया हो, धूल भागी हो मेहमान के आने से, दौड़ दौड़ के कोई मेहमान आ गया, अपना घाघरा उठाए, मतलब दौड़ने में क्या होता है, उस घाघरे से परेशानी, इसलिए उसको हाथ से उठा करके क्या कर रही है, घाघरा एक प्रकार का वस्त्र जो नीचे पहना जाता है, जो एक छोटी बिटिया पहने होगी इसका, तो वह घाघरा उठाए, एक प्रकार का लहंगा होता है ना, लहंगा चोली, वो उस टाइप का है। और बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, चितवन का अर्थ होता है बाकी चितवन, मतलब एक प्रकार की तिरछी दृष्टि, एक प्रकार का ऐसा यहाँ लिखा हुआ है जो तिरछी दृष्टि, तिरछी नजर, बांकपन कहलाता है। तो महिलाएं, माताएं क्या होती हैं, मर्यादा में रह करके क्या हो रही हैं, और घूंघट में अपने क्या कर रही हैं, उनको घूंघट की ओर से उनको किनको देख रही हैं, मेहमान को देख रही हैं। एक तुलना किससे की गई है, नदी, नदी जब लहरें उठती हैं बेटा, तो लहरें जो लहरें ये उठ रही लहरें, तो लहरों के लिए घूंघट के समान कहा गया है, और नदी के लिए एक नायिका के समान कहा गया है। तो कहते हैं कि नदी रूपी नायिका, या नदी रूपी नायिका नहीं, नदी रूपी औरत, महिलाएं जो हैं वह क्या हो रही हैं, नदी रूपी माताएं, बहनें, महिलाएं अपने घूंघट से मेघ रूपी मेहमान के आने पर देख रही हैं, लहरू रूपी घूंघट से देख रही हैं। लहरों को क्या कहा गया, घूंघट, नदी के लिए औरतें कहा गया, महिलाएं कहा गया, गाँव की, ठीक है ना। चित्र मतलब तिरछी दृष्टि से। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मेघ आए हैं, बादल आए हैं, बहुत गहराने लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे वह सच समर करके आ गए, ठीक है ना। एक बार फिर से पेड़ गर्दन उचका करके देख रहे हैं उन मेहमान के लिए, तेज आंधी चलती है, धूल जैसे एक छोटी बिटिया हो जो अपना घाघरा उठा करके दौड़ रही हो, सबको बताने के लिए कि मेघ आ गए हैं, अतिथि मेहमान आ गए हैं। और नदी रूपी जो औरत हैं, औरतें हैं, वह अपने ठिठकी, ठिठकी शब्द काटते हैं, ठिठकी मतलब जैसे कोई आ जाए ना, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आ जाए, ऐसे एक मिनट को हम सोच रहे हैं कि अपने आप थोड़ा सा एक अलग अंदर से भाव आ जाए, मतलब सतर्कता का भाव आ जाए, या मतलब एक नयापन आ जाए, वो ठिठका कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे नदी ने जैसे देखा मेहमान आ गए तो ठिठक गई, और तिरछी नजर से घूंघट के माध्यम से वह किसको देख रही, मेघ रूपी मेहमान को देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के, इस तरह इस पाठ के लिए प्रारंभ किया हमने, और आज 8 पंक्तियाँ इसकी हमने सामान्यतः अर्थ में बताई। अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। समय का सदुपयोग पवित्रता से होता, और पवित्रता हमेशा आती है बहुत गहरी दृष्टि से, हर चीज़ लॉजिक के साथ समझें बेटा। कल एक हमारे यहाँ स्कूल में, अपना स्कूल में बेटा, एक बहुत पवित्र गीत गाया जा रहा था, उससे हमें कुछ सुलेखन के लिए कहा गया। सुलेखन तो नहीं हो पाया, जल्दबाजी थी, लेकिन उसमें हमने एक चरणी शब्द था और हमने चरणों लिख दिया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। चरणी मतलब जहाँ मतलब गौशाला कहलाती है, जहाँ जानवर वो रहते हैं, और चरणों मतलब चरण होते। तो ऐसे ही बेटा हमें आपको ये स्पष्ट करना चाहते इस माध्यम से कि हर चीज को गहराई से समझें, अपनी बुद्धि उतनी लगाएं जितनी चल रही, उससे आगे किसी बड़े अच्छे समझदार व्यक्ति से समझें। यदि आप सुखी है तो बुद्धिमान कहलाए, यदि आप दुखी है तो क्या कहलाए, आप बुद्धिमान नहीं कहलाए, अपनी बुद्धि गलत जगह लगा रहे हैं। हमारे बच्चे सही जगह बुद्धि लगाए, क्या लगाए, हर चीज को समझने की कोशिश करें। आपसे कोई पूछे बयार, तुरंत आप बता सकें हवा, गली छोटी सड़क, वह सकरा स्थान, सकरा रास्ता जहां से निकलते हैं। ये सारी चीजें समझने से क्या होता है, आत्मविश्वास आता है। कोई चीज गहराई से समझ लेते तो आत्मविश्वास आता, अहंकार नहीं आता। और जब आत्मविश्वास कमजोर होता है और अहंकार होता है तो आदमी ऐसे चलता है, ऐसे। तो चलने से आदमी की योग्यता समझ में आती है, बोलने से आदमी की योग्यता समझ में आती है। हमारे बेटे, हमारी बेटियां हर चीज को बहुत गहराई से समझें, और समझने के बाद इतना आत्मविश्वास जागृत हो कि आप इतने योग्य बने
कि हम आपसे मिलने का समय मांगे। सभी को ढेर सारा स्नेह।